क्या कभी ऐसा होता है कि नंबर्स कुछ कहें और अंदर की कहानी बिल्कुल अलग हो? तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत फौज के फाइनेंशियल्स में छिपे उसी दिलचस्प विरोधाभास या कहें फाइनेंशियल पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे जिसने मार्केट के दिग्गजों का ध्यान खींचा है। आज हमारे पास एक बहुत ही क्लियर रोड मैप है। सबसे पहले हम इस पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर गहराई में जाकर इस नुकसान की वजहों को डिकोड करेंगे, इनके नए डिफेंस पिवट पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर एनालिस्ट इतने उत्साहित क्यों हैं। सेक्शन 1, द रेवेन्यू प्रॉफिट पैराडॉक्स। आइए सबसे पहले सीधे उन विजिबल फाइनेंशियल्स पर आते हैं जो Q4 रिपोर्ट देखते ही सामने छलांग लगाते हैं। तो देखिए, पहला आंकड़ा वाकई शानदार है। भारत फौज के Q4 रेवेन्यू में साल दर साल 17.5% की जबरदस्त छलांग आई है, जो लगभग 4,528 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये टॉप लाइन ग्रोथ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन रुकिए, यहीं पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ रेवेन्यू 17.5% ऊपर गया और ठीक उसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली 17.5% नीचे गिरकर 233 करोड़ रुपए पर आ गया, एकदम सिमेट्रिकल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अगर हम इस डेटा की थोड़ी और गहराई में जाएं, तो समझ आएगा कि एबिटा जैसी ऑपरेशनल अर्निंग्स वास्तव में 14% से ज्यादा बढ़ी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनका कोर बिजनेस बिल्कुल सही ट्रैक पर है। ये जो प्रॉफिट में गिरावट आई है वो किसी ऑपरेशनल विफलता का नतीजा नहीं है, बल्कि दाल में कुछ और ही काला है। सेक्शन 2, अनपैकिंग द एक्सेप्शनल लॉसेस। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अब हमें सतह के थोड़ा नीचे झांकना होगा और उन एक्सेप्शनल आइटम्स को समझना होगा जो बैलेंस शीट पर भारी पड़ रहे हैं। अब देखिए, FY26 के लिए 5.49 बिलियन का एक भारी भरकम स्टैंडअलोन एक्सेप्शनल लॉस रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम इस नुकसान के ब्रेकडाउन पे गौर करें तो एकदम साफ हो जाता है कि आखिर वो सारा पैसा गया कहां। इस नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा, जो करीब 499 बिलियन है, वो कल्याणी पावर ट्रेन के इम्पेयरमेंट के रूप में आया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उनके कोर फोर्जिंग बिजनेस की कोई खामी नहीं है, बल्कि उन्होंने सोच समझकर कुछ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट से पीछे हटने का एक स्ट्रेटेजिक फैसला लिया है। और जो बाकी बचे हुए झटके हैं ना, वे भी काफी हद तक वन टाइम ही हैं, जैसे इनकी यूरोपियन सब्सिडियरी की रिस्ट्रक्चरिंग, कुछ इंसिडेंटल मैन पावर कॉस्ट्स और भारत के नए लेबर कोड्स को लागू करने का 487 मिलियन रुपए का खर्चा। ये सब देखकर तसल्ली होती है कि ये बस ट्रांजिशन के दौरान आने वाली टेम्परेरी रुकावटें हैं। सेक्शन 3, द डिफेंस सेक्टर पिवट। तो अगर बैलेंस शीट साफ करने के लिए कंपनी ये झटके झेल रही है, तो वो हाई मार्जिन वाला फ्यूचर आखिर क्या है जिसकी तरफ ये मुड़ रहे हैं? इस मामले में मैनेजमेंट की तरफ से आया एक कोट बहुत बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट का इशारा करता है। वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल में डिफेंस सेक्टर में 30 से 40% से ज्यादा की ग्रोथ आएगी और 2030 तक उनका टारगेट है कि टोटल रेवेन्यू में डिफेंस का हिस्सा 10-12% से बढ़कर सीधा 18-20% हो जाए। सोचिए, एक साइक्लिकल ऑटो एक्सपोर्टर अब एक डाइवर्सिफाइड डिफेंस प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ये शिफ्ट आपको उनकी हालिया 2,388 करोड़ रुपए की सॉलिड ऑर्डर बुक में साफ दिखाई देगा। इस ऑर्डर बुक में डिफेंस पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, जहां अटैक्स और अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम्स जैसे प्रोग्राम्स के लिए करीब 1,878 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स लॉक इन किए गए हैं। ये सच में उनके फ्यूचर की दिशा तय कर रहा है। सेक्शन 4, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ एंड एक्सपोर्ट रिकवरी। जब तक ये नया डिफेंस पिवट पूरी तरह से आकार लेता है, तब तक कंपनी अपने ट्रेडिशनल मार्केट्स को कैसे बैलेंस कर रही है, आइए इसे समझते हैं। अगर हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के बैलेंस को ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि भारत में कमर्शियल व्हीकल्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड ने कंपनी को एक सॉलिड बेस दिया। जब नॉर्थ अमेरिकन ट्रक मार्केट एक भारी मंदी से गुजर रहा था, तब डोमेस्टिक मार्केट ने ही उन्हें मजबूती से संभाले रखा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब एक्सपोर्ट मार्केट की मुश्किलें भी कम हो रही हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार अप्रैल में यूएस क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स में साल दर साल 201% की भारी छलांग देखी गई। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट साइकिल अब अपने सबसे बुरे दौर से बाहर निकल आई है। और एक गेम चेंजर बात ये हुई है कि हाल ही में हुए यूएस इंडिया ट्रेड डील की वजह से टैरिफ्स अब नॉर्मलाइज हो गए हैं।
जो टैरिफ पहले 50% तक हुआ करता था, वो अब घटकर 18% पर आ गया है। इस एक कदम ने इनके एक्सपोर्ट रिकवरी के रास्ते को काफी हद तक साफ कर दिया है। सेक्शन 5, लॉन्ग टर्म एनालिस्ट आउटलुक। अब सवाल ये है कि जब एक्सेप्शनल लॉसेस क्लियर हो गए हैं और आगे के ग्रोथ इंजन्स भी सेट हैं, तो मार्केट के बड़े खिलाड़ी इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रॉफिट गिरने के बावजूद मॉर्गन स्टैनली और आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे जायंट्स आगे के फ्यूचर पे बेट कर रहे हैं। स्टॉक की अभी की कीमत करीब 1750 रुपए है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने 1978 और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 2050 के काफी अग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं और दोनों ने ही अपनी ओवरवेट और बाय रेटिंग बरकरार रखी है। एनालिस्ट्स के मुताबिक भारत फोर्ज एक ऐसी कंपनी है जिसने यूरोप की रीस्ट्रक्चरिंग और ईवी एसेट्स के लॉसेस झेलकर आगे के लिए अपना बेस मजबूत कर लिया है और साथ ही इन्वेस्टर्स को 6.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी ऑफर किया है। बेसिकली कंपनी एक बड़े डिफेंस और एक्सपोर्ट अपसाइकिल के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर चुकी है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको नजर बनाए रखनी चाहिए। क्या भारत फोर्ज का 2030 का एम्बिशियस डिफेंस विजन उसकी ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी बाकी बची रुकावटों को पीछे छोड़ पाएगा? ये आगे देखना काफी एक्साइटिंग होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।